हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लिख दिया था, हमें जो कैलकुलेट करना था वो था फर्स्ट एस ए बाई एस बी, सेकेंड था एस बी बाई एस सी और थर्ड था एस ए बाई एस सी, यानी कि स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो कैलकुलेट करना था। मैंने आपको एस ए और एस बी इन सब के बारे में पहले से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो अब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। तो आंसर के लिए हम फर्स्ट अप्लाई करते हैं। हमसे बोला गया था न्यूमेरिकल में कि हमने फर्स्ट ए और बी को मिक्स किया, ठीक है। ए और बी को जब हम मिक्स करेंगे कैलोरीमेट्री के अंदर तो होगा क्या बच्चों कि एक लिक्विड क्या करेगा, हीट लॉस करेगा और दूसरा लिक्विड उस हीट को गेन करेगा। एटमोस्फेयर में या बाहर कोई हीट का एक्स्ट्रा लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि सिर्फ एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड के अंदर ही हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या पढ़ा था, कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट से कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, ठीक है। तो यहां पे समझते हैं हम लोग फॉर ए एंड बी के लिए, किस लिए बात करेंगे हम, ए एंड बी के लिए, ठीक है। तो हीट लॉस इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का जो ए का टेम्परेचर था वो कितना था, 12 था, एक का कितना था, 19 था, और इन दोनों का जो कॉमन टेम्परेचर वो कितना हो चुका था, 16 हो चुका था, ठीक है। तो देखते हैं, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा था उसका टेम्परेचर कम हुआ है, तो वो क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। तो बी वाला का टेम्परेचर ज्यादा था, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि इसमें लॉस हुआ होगा। तो लॉस हुआ होगा तो फाइनल टेम्परेचर क्या रहा होगा, इसमें कम रहा होगा, और इनिशियल टेम्परेचर क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो हीट लॉस को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करें तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल में इसका टेम्परेचर कितना था, 90 डिग्री, बाद में कितना हो गया, 16 डिग्री। ये बात समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हीट गेन में क्या था, हीट गेन में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो मास ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट है ए, और हीट गेन का मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ये होगा, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा। तो बाद में टेम्परेचर बढ़ गया, कितना हो गया इसका, 16 डिग्री, इनिशियल में कितना था, 12 डिग्री, यही होगा। और हमसे बोला था कि दोनों के मास क्या सेम है, इक्वल है। अगर मास इक्वल है तो इसको इससे कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एस बी इंटू 19 माइनस 16 कितना बचेगा, 3 बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा, 4। तो एस ए इंटू 4, आसान। तो यहाँ पे से एस ए अपॉन एस बी हमें मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू 3/4। ये फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास। सेम में क्या, एस बी और एस सी के लिए, तो उसके लिए बात करेंगे हम 4 बी एंड सी। तो देखो बी एंड सी के लिए क्या करेंगे, वापस से वही कॉन्सेप्ट, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। लेकिन हम किसके बारे में बात करेंगे, बी और सी के बारे में। अब हीट लॉस का आप समझ सकते हो, जिसका टेम्परेचर हायर था, अगर उसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो हीट लॉस कर रहा होगा। और हीट गेन का मतलब क्या है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा था, सॉरी कम था, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हीट गेन कर रहा होगा। तो हमें पता है बी और सी के बीच में जो टेम्परेचर था वो किस तरीके से था, एक का बी का टेम्परेचर था 19 और इसका टेम्परेचर था 27, यही था, इसका था 19, इसका 27 था। और जो इनका कॉमन टेम्परेचर होता वो होता है 23, यही लिखा था शायद मैंने, ठीक है। तो बी का टेम्परेचर 19 है, सी का टेम्परेचर 27 है, ठीक है। तो जो 27 है टेम्परेचर वो डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, 23 हो गया। इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब इसने हीट लॉस किया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, हीट लॉस लिखेंगे। तो हीट लॉस कितना होगा, मास ऑफ सी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इंटू हीट लॉस, मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर होता है, यानी कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो अगर मैं इसे टर्म को पॉजिटिव लिखना है तो लॉस कब लिखते हैं हम लोग, जो चीज पहले ज्यादा थी बाद में क्या हो चुकी है, कम। तो इसका पहले टेम्परेचर कितना था, सी का 27 डिग्री, बाद में कितना हो गया, 23 डिग्री, यही हुआ। हीट गेन में क्या होगा, मास ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, और इसका टेम्परेचर 19 से कहां जा चुका है, 23। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 23 डिग्री माइनस 19 डिग्री। ये डेटा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लिखवा दिया था, और मास दोनों के वापस से सेम है, तो इससे ये कट हो जाएगा, तो एस सी ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास,
ये भी 4 ही हो जाएगा आई थिंक। 29 माइनस, साइड मैंने सही लिखा है ना, 27 यही होगा शायद। फिर ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, शायद हो सकता है मैंने टेम्परेचर कुछ अलग लिखवा दिया बच्चों, मुझे यही याद है तो मैंने अभी यही लिखवा दिया। ठीक है, 23 था शायद, ये हो सकता है मे बी 29 हो। ठीक है, 29 या 23 जो भी एग्जैक्ट मुझे मिस नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये अगर 29 भी होगा तो 29 माइनस क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और यहाँ पे 23 माइनस 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर अगर दोनों का सेम आता है तो क्या हो जाएगा, एस बी अपॉन एस सी इज इक्वल टू 1/1 रेशियो, क्या यही होगा। ठीक है, तो अब हमसे नेक्स्ट पूछा गया है एस ए बाई एस सी, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है थर्ड के लिए, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो थर्ड कैसे लिख सकते हैं, देखो इसमें क्या आ रहा है, एस ए बाई एस बी आ रहा है, इसमें एस बी बाई एस सी आ रहा है, तो इसको और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो थर्ड के लिए क्या, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड थर्ड, सॉरी 1 एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एस ए बाई एस सी इज इक्वल टू एस ए बाई एस बी इंटू एस बी बाई एस सी, लिखा जा सकता है ऐसे। देखो एस ए बाई एस बी और एस बी बाई एस सी, तो एस ए बाई एस बी का रेशियो तो कितना है हमारे पास, 3/4 है, इसका रेशियो कितना है हमारे पास 1/1, तो इसका रेशियो भी कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्लियर। और फिर हमसे कॉमन, आई थिंक कॉमन टेम्परेचर भी पूछा था इसका, एक और चीज पूछी सर, एस ए का टेम्परेचर या एस ए और एस सी को मिलाएंगे तो कॉमन टेम्परेचर क्या होगा, वो भी कर सकते हैं। देखो एस ए और एस सी को मिलाएंगे तो कॉमन टेम्परेचर क्या होगा, तो देखो फॉर कॉमन टेम्परेचर के लिए तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन होना चाहिए, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, टोटल हीट इज इक्वल टू 0 एक्सचेंज। ठीक है, तो हम वही लिख लेते हैं यहाँ पे, तो टोटल हीट ट्रांसफर, आप किसी भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, मैं दोनों ही बता रहा हूं आपको, वो क्या होगा 0, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए एस ए फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो फाइनल का इसका कॉमन टेम्परेचर T हो चुका होगा, इनिशियल में टेम्परेचर हमने कितना माना, ए का हमने टेम्परेचर माना है कितना, 12। ठीक है, तो ये 12 था, मास ऑफ सी एस सी इंटू इसका टेम्परेचर कितना माना अपन ने, सी का दिया हुआ था हमें ए बी और सी का टेम्परेचर था 27। ठीक है, तो 27, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, प्लस लिखना चाहिए यहाँ पर, प्लस ये हो जाएगा T माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ये होगा। सोल्व कर लीजिए, अब देखो दोनों के मास तो क्या हमारे पास सेम है, तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, एस ए T माइनस 12 प्लस एस सी आएगा एस सी इंटू टी माइनस 27 इज इक्वल टू 0, इसको उस तरफ लेके जाते हैं, तो एस ए टी माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस टाइम एस सी 27, एस ए बाई एस सी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टी माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 27, यही होगा। एस ए अपॉन एस सी की वैल्यू में पता है कितना है, 3/4 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, 3/4 टी माइनस 12, अगर इस माइनस को अंदर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 30। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए बच्चों इधर कर देता हूं, वहां पे जगह नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t 36 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4t, ये हो। तो अगर आप ध्यान समझो तो इस माइनस के 4t को इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा 70, ये 108 प्लस का 36 ये होगा, तो t इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1
कितना हो जाएगा, जो भी आंसर आप सोल्व कर लेना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों के पास दो या दो से ज्यादा लिक्विड को भी मिक्स किया जाए तो भी हम उनकी स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट था। उसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स किया जाता है। अभी तक हम लोग, मैंने आपको 2 लिक्विड मिक्स करके बता दी, पूरी 3 लिक्विड का मिक्सिंग भी आपको बता दिया, ठीक है। अब इसी कैलोरीमेट्री से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। उसके बारे में समझते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। देखो बच्चों, 2 टाइप के इक्विवेलेंट होते हैं, कंफ्यूज मत होना। एक होता है वाटर इक्विवेलेंट, एक होता है जूल इक्विवेलेंट। जूल इक्विवेलेंट के बारे में तो मैंने शायद आपको बता दिया, नहीं बताया तो उसके बारे में थोड़ा फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल हम लोग बात करते हैं वाटर इक्विवेलेंट के बारे में। वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कैलोरीमेट्री के अंदर हम लिक्विड को मिक्स कर रहे थे। मान लेते हैं हमारे पास कोई कैलोरीमेट्री है, ठीक है, कि कोई कैलोरीमेट्री मान लेते हैं, ये किसी मेटल की बनी हो सकता है, कॉपर की, स्टील की, किसी की बनी हो सकती है, ठीक है। हमने यहाँ पे बर्नर लगाया, ठीक है, ऐसे, और इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर वाटर फिलअप है, ठीक है, इसके अंदर वाटर फिलअप है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना, यहां पर से मैं हीट दे रहा हूं बर्नर के थ्रू इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो जब मुझे इस वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पे से कुछ हीट दूंगा, लेकिन जो मैं यहाँ पे से हीट दूंगा, क्या वो पूरी की पूरी हीट इस वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने के काम आ रही है क्या? उसके साथ साथ ये जो कंटेनर है या जो कैलोरीमेट्री जिस मटेरियल का ये बना है, पहले इसने उसका भी टेम्परेचर बढ़ाया होगा। तो हम यहाँ पे से जो हीट देते हैं उस वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उससे कुछ ज्यादा हीट यहाँ से प्रोवाइड करवानी होती है। क्यों? क्योंकि कुछ हीट इस कंटेनर को गर्म करने में भी चली जाती है, ठीक है। तो हमसे कई बार ये चीज पूछी जाती है कि वाटर इक्विवेलेंट क्या है। तो इसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम वाटर इक्विवेलेंट का यूज में लेते हैं कि अगर हमें इसमें सपोज कीजिए 500 ग्राम वाटर है, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि 500 ग्राम वाटर है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से रेंज करना है। तो हमने यहाँ पे से हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। तो हीट जो प्रोवाइड करवाई जाएगी वो 500 ग्राम वाटर का टेम्परेचर रेंज करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मैं हीट की बात करूं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। 500 ग्राम को रेंज करना है तो 500 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट 1 और टेम्परेचर कितना 1 डिग्री से रेंज करना है, यानी कि 1 आ गया। तो ये आंसर कितना है हमारे पास 500 जूल, सॉरी कैलोरी। कितना आंसर आया हमारे पास 500 कैलोरी, इतनी एनर्जी आई हमारे पास। तो अब आप सोचो बर्नर से इस 500 ग्राम का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री से रेंज करना तो हमें 500 कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो हम यहाँ पे बर्नर के थ्रू जो एनर्जी देंगे क्या 500 कैलोरी होगी या उससे ज्यादा होगी? उससे ज्यादा होगी। तो हमें कितनी ज्यादा एनर्जी इसको प्रोवाइड करवानी होगी जिससे कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से रेंज हो जाए। तो उस चीज को चेक करने के लिए, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज में लेते हैं? वाटर इक्विवेलेंट का। अब उसके लिए हमें ये जो कंटेनर बना हुआ है, इस कंटेनर का कुछ तो मास होगा, ठीक है। इस कंटेनर का टेम्परेचर भी हमें क्या करना है 1 डिग्री से रेंज करना है। कितने से रेंज करना है? 1 डिग्री से रेंज करना है, क्योंकि इस वाटर का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से रेंज हो रहा है तो इसका भी टेम्परेचर क्या हो रहा होगा 1 डिग्री से रेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं वाटर इक्विवेलेंट को डिफाइन करने के लिए कि जो कंटेनर है
इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने पर हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। ये तो किसके लिए, वाटर के लिए जो अंदर है, ठीक है। अब हमने माना कि जो कंटेनर है, इस कंटेनर का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री से बढ़ाना है तो हमें कितनी एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करवानी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि इस कंटेनर की, इस कैलोरीमेट्री का, इसका मास मान लेते हैं हम लोग, कैलोरीमेट्री का मास मान लेते हैं, एमसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक हीट मान लेते हैं एससी। एससी का मतलब है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर। अब ये किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है, ये कॉपर का बना हो सकता है, इसलिए किसी का भी, जनरली कॉपर का बना हुआ होता है। तो एमसी इंटू एससी इंटू उसका टेम्परेचर कितने से रेज करना, 1 डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 1 डिग्री, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था। अब सपोज कीजिए कि इस कंटेनर का टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री से रेज करना है, तो जितनी हीट मुझे इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करना है, उतना ही हीट अगर मैं किसी वाटर को प्रोवाइड करवाऊं जिससे कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज हो जाए, तो वो कितना मास होगा, उस मास को हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। भाषा में कि इस कंटेनर का टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री से रेज करने के लिए इतनी हीट देनी पड़ती है, डेल्टा, इतनी हीट देनी पड़ती है भाई। इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए हमें इतनी हीट देनी पड़ती है। अगर मैं इतनी ही हीट वाटर को दूं तो उसका टेम्परेचर रेज हो जाए 1 डिग्री से, तो कितने मास का मैं वाटर लूं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज हो जाए, तो उस मास को हम क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि इसने जो इतनी हीट हमने इस कंटेनर को दी, इतनी हीट अगर मैं किसी वाटर को देता तो उसका मास मानते हैं वाटर, उसकी स्पेसिफिक हीट मानते हैं वाटर, उसका टेम्परेचर मानते हैं 1 डिग्री से रेज करने के लिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मास आया है, ये इस मास को हम क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। यानी कि ये वो मास है जिसका टेम्परेचर हम लोग 1 डिग्री से बढ़ा रहे हैं, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमें उतनी ही हीट देनी पड़ रही है जितनी हीट इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए देनी पड़ रही है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से समझोगे तो mw इजिकल टू वो कितना मास होगा, उसे हम लिख सकते हैं mc इंटू SC डिवाइडेड बाय SW। तो यहां पर जो ये इसे बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। तो बच्चों ध्यान रखना, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये नहीं है कि इस कंटेनर का मास, इस कंटेनर का मास नहीं है। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि इस कंटेनर का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री से रेज करना है, ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ हीट देनी पड़ेगी। तो जो हीट हम दे रहे हैं उस हीट को ही अगर मैं किसी वाटर को दूं तो वो कितने मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा देता है, उस चीज को हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। यानी कि mw का मतलब ये कंटेनर का वेट नहीं है ना वाटर का वेट, ये उस चीज का वेट है कि इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए अगर मुझे 100 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है, तो 100 जूल एनर्जी देने पर मैं किसी वाटर के कितने मास का 1 डिग्री से टेम्परेचर रेज कर सकता हूं, तो फिर वो मास क्या कहलाता है, वाटर इक्विवेलेंट। इसका फायदा क्या होता है समझना, जैसे कि मैंने बोला कि अगर मुझे वाटर की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 500 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन एक्चुअल में मुझे 500 से कुछ ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें ये जो कंटेनर बना हुआ है इसको भी तो हीट करना है, इसको भी कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको गर्म करेंगे तभी तो उसके अंदर का लिक्विड क्या होगा, गर्म होगा। पहले तो कौन गर्म होगा, ये वाटर है, ये सॉरी ये कंटेनर, उसके बाद वो वाटर गर्म होगा। तो अब इसे टोटल कितनी एनर्जी देंगी, इस वाटर को 1 डिग्री से टेम्परेचर रेज करने के लिए उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे, इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए प्लस इस वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे इस वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए। तो अगर मुझे इस का वाटर इक्विवेलेंट पता है, इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट पता है, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर 500 ग्राम वाटर है और आपसे बोला गया है कि इसका वाटर इक्विवेलेंट, इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है 500 ग्राम। क्या बोला गया कि इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है 500 ग्राम। ध्यान रखिए 500 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट बोला है मैंने, ठीक है, यानी कि mw 500 इस कंटेनर का, यानी कि जो कैलोरीमेट्री इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है। इसका मास नहीं है, कंटेनर का मास नहीं है 500 ग्राम, क्या है उसका वाटर इक्विवेलेंट है। वाटर इक्विवेलेंट होने का मतलब है कि अगर इसके अंदर पानी भरा हुआ है 500 ग्राम और इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है 500 ग्राम, तो आप ऐसा मान लीजिए कि टोटल वाटर इसके अंदर भरा हुआ है 1000 ग्राम।
यानी कि आपको इस पूरे को, इस कैलोरीमेट्री प्लस इस वाटर को का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि कैलोरीमेट्री नहीं है, आपके पास 100 ग्राम का वाटर है, यानी कि आप लिख सकते हो 1 kg का। यानी कि अब आप भूल जाइए इस पूरे को, आप तो ये याद रखिए कि 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट मुझे देनी पड़ेगी उतनी हीट इस कंटेनर प्लस इस वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए देनी पड़ेगी। आप ये याद रखिए, ये चीज है वाटर इक्विवेलेंट का। ये वाटर इक्विवेलेंट इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि कई सारी जगह पे न्यूमेरिकल्स में आपको ये वर्डिंग दिख जाएगी कि वाटर इक्विवेलेंट क्या चीज है। क्या बात समझ में आती है कि वाटर इक्विवेलेंट क्या चीज है? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पे MW लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंटेनर बना हुआ उसका मास है, उसका मास नहीं है। इसका ये सिंप्लीफाई करता है कि अगर आप इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाते हो तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो जो हीट देनी पड़ेगी उस हीट से हम वाटर के कितने मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज कर सकते हैं, वो चीज है। तो उस चीज को मैंने समझाया आपको यहाँ पे कैसे। जैसे कि सपोज कि इसके अंदर 500 ग्राम वाटर फिलअप था, ये कंटेनर था, तो इसको हमें हीट करने के लिए यानी कि इस वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ती, तो हमने कैलकुलेट किया तो वो कितना आया था हमारे पास, तो वो आया था हमारे पास 500 कैलोरी। लेकिन हमें एक्चुअल में पता है कि 500 तो सिर्फ और सिर्फ ये वाटर होता ना तब देनी पड़ती, लेकिन इस कंटेनर को भी तो गर्म करने में कुछ हीट गई होगी, तो हमें टोटल कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमें टोटल कैलकुलेट करना है कि टोटल कितनी हीट देनी होगी, तो फिर अगर हमें इस न्यूमेरिकल में या उस क्वेश्चन में इसका वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ वाटर इक्विवेलेंट किसका, कंटेनर का, वो दिया हुआ है मान के 500 ग्राम, किस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है 500 ग्राम। तो आप ऐसा मान लीजिए कि 500 ग्राम तो इसके अंदर वाटर है ऑलरेडी और इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है 500 ग्राम। तो आप क्या कीजिए कि इस कंटेनर को रिप्लेस कर दीजिए 500 ग्राम और वाटर से। किससे रिप्लेस कर दीजिए इस कंटेनर को, 500 ग्राम वाटर से। तो यानी कि यहाँ पे अब हमें टोटल कितने वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करना, 1 kg का, क्योंकि 500 इसमें ऑलरेडी है, 500 इस कंटेनर की वजह से आया, तो टोटल कितना हो गया 100 ग्राम। 100 ग्राम दैट मींस 1 kg। यानी कि इस पूरे 500 ग्राम का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री से रेज करना है तो हमें टोटल उसे कितनी हीट देनी पड़ेगी, जितना 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करना होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 kg लिख दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 कैलोरी। क्या बात सुना? तो यानी कि 1000 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी हमें। तो आपको बात सही समझ में आएगी कि वाटर इक्विवेलेंट क्या चीज है। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब सिंपली ये है कि वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि वो मास वाटर का जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करना है, ठीक है, तो उसको जो हीट मिल रही है उतनी हीट अगर मैं किसी इस कैलोरीमेट्री को दूं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करें तो कितना मास होगा, ये वही चीज है। ठीक है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि वाटर इक्विवेलेंट इज अ मास ऑफ अ वाटर विच एब्जॉर्ब हीट, यानी कि जो हीट क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, एज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द कंटेनर टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री। क्या बात समझ में आई? यानी कि ये जो इसके अंदर वाटर है, मैं लिखवा देता हूं, चलो आपको इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों के लिए पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे किसकी, वाटर इक्विवेलेंट की। देखिए क्या है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ water needed to absorb the same amount of that of substance that's for 1 degree of increase in temperature। देखो इसका मतलब वही है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि water equivalent of a substance is equal to the amount of water needed to absorb, यानी कि water का जो amount है उसकी आवश्यकता होती है absorb करने के लिए, the same amount of that of the substance, यानी कि same amount जो heat लेता है water वही क्या है substance। substance that means जो कैलोरीमेट्री जिस मटेरियल का बना हुआ सब्सटेंस, दस फॉर 1 डिग्री ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए। सिंपल सी यही मतलब है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री से अगर मुझे रेज करना है तो इतनी हीट देनी होगी। इतनी हीट अगर मैं किसी वाटर को दूं, देखो ये क्या है, कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए गिवन हीट है, इतनी हीट देनी पड़ रही है इसको, और इतनी हीट अगर मैं किसी वाटर को दूं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए, तो कितना मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज हो जाएगा। तो फिर उस मास को हम क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। कई सारी जगह आपको टर्मिनोलॉजी न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाली है।
ठीक है। तो अब इसके बाद इसे रफ कर रहा हूँ बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अब इसी में हमें कुछ और चीजें पढ़नी है जो न्यूमेरिकल्स में काम में आती है। आपने नाम सुना होगा लेटेंट हीट के बारे में, वही पढ़ना है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेटेंट हीट। देखो लेटेंट हीट क्या है, बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने अभी तक हीट के बारे में पढ़ा कि अगर हम किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो उसका टेम्परेचर रेज होने लग जाता है, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो रहा है तो हमें पता चल गया कि उसको हीट दी जा रही है, ठीक है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि उससे हीट ली जा रही है। ये फॉर्मूले से हमें पता चलता है किस वाले फॉर्मूले से, कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से। कोई बॉडी जिसका मास एम है, अगर हम उसको हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर रेज होगा, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कि हम उसे हीट देते हैं। लेकिन होता क्या है बच्चों, कई सारी सिचुएशंस में हम किसी बॉडी को टेम्परेचर दे रहे हैं, सॉरी हीट दे रहे हैं, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। तो फिर जो हम हीट दे रहे हैं वो जा कहां रही है, हमें पता ही नहीं कि भाई अगर हम जैसे सपोज ये मार्कर है, अभी तक हमने पढ़ा कि अगर मैं इसको हीट दूंगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया कि अगर मैं इसको हीट दे रहा हूं फिर इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम जो हीट दे रहे हैं वो जा कहां रही है। तो उस केस में जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं और उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो उस टाइप की जो हीट होती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम उसे हीट दे रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए मैंने इसको हीट देना स्टार्ट किया, जैसे कि वाटर की बात करते हैं हम लोग। वाटर था नॉर्मली, हम जो रूम टेम्परेचर की बात करें, मानते हैं 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री पे, मानते हैं नॉर्मल 20 डिग्री पे वाटर है, ठीक है। हमने उसको हीट देना स्टार्ट किया, तो हीट देने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब मैंने आपको सिखाया था कि उसके मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ना। तो उसके मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमने और हीट दी, उसके मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन और बढ़ जाएगा। हमने और हीट दी, उसके मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन और बढ़ जाएगा, यानी कि उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते लगभग 100 डिग्री के राउंड पहुंच जाते हैं, कहां पहुंच जाते हैं, 100 डिग्री के राउंड। अब हम उसको और हीट देते हैं तो उसके वाइब्रेशन और बढ़ जाते हैं। तो एक हम हीट देते जा रहे हैं, उसके वाइब्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो अब एक ऐसी कंडीशन आएगी जब हम उसे हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके वाइब्रेशन जो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बंधे हुए थे एटम, तो उनका जो वाइब्रेशन हो रहा था वो वाइब्रेशन बढ़ते बढ़ते इतने ज्यादा हो गए कि वो वाइब्रेशन की वजह से उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। उन मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब उन मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता था तो उन बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होती है। उन बॉन्ड्स को ब्रेक होने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होती है। तो हम जो एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंच गए, उसके बाद हम उसे और एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो उसके वाइब्रेशन बढ़ने चाहिए। लेकिन बढ़ने की बजाय अब उसके वाइब्रेशंस की जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसके जो वाइब्रेशंस हो रहे थे, उस वाइब्रेशंस की वजह से उसके बॉन्ड ब्रेक होने लगे। जब बॉन्ड ब्रेक हो गए तो बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं अब उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जो एनर्जी दे रहे हैं या हीट दे रहे हैं, उस हीट की वजह से अब उसके बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। और जब बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं तो उस लिक्विड का या उस सिस्टम का जो भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर में रेज नहीं होता है। वो सारी की सारी हीट कहां जा रही है, उस मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स है या उस सब्सटेंस के जो बॉन्ड्स है मॉलिक्यूल्स के बीच के, उनको ब्रेक करने में। तो उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए जो हम हीट दे रहे हैं, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। यानी कि किसी मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड ब्रेक करना, तो ऑब्वियसली बात है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम वो एनर्जी दे रहे हैं या जो हीट दे रहे हैं उससे उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाए। जब तक उसके पूरे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाते तब तक हम उसको हीट देते रहते हैं, तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। इस चीज को, बॉन्ड ब्रेक होने की ये जो कंडीशन है, इस चीज को हम बोलते हैं फेज चेंज। क्या बोलते हैं, फेज चेंज। यानी कि उसका क्या हो जाता है, फेज चेंज हो जाता है। तो हम वाटर के केस में क्या बोलते हैं कि हमने 20 डिग्री से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया और कहां तक लेके गए, 100 डिग्री तक। अब 100 डिग्री के बाद आपने देखा होगा अगर आप उसका टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और 100 डिग्री के ऊपर ही पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि वो वाटर से
गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है। तो जब कोई सब्सटेंस फेज चेंज कर रहा होता है तो और हम उसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो हीट उसके मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही होती है और उसके फेज को चेंज कर रही होती है, ना कि उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही होती है। तो जब भी किसी सब्सटेंस का फेज चेंज होता है तो फेज चेंज करने के लिए उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है, हीट की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो फिर उस टाइप की हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी कि इसको बेसिकली हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि इट इज अ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर 1 ग्राम सब्सटेंस को उसका फेज चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट बोलते हैं। अब आपको बात समझ में आई होगी कि टेम्परेचर रेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हम हीट दे रहे हैं उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के काम में आती है। इसी तरीके से हम लोग आइस से वाटर में आता है। जब भी हम बात करते हैं, मान लेते पहले हमारे पास कोई आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमने उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, यानी कि हीट देना स्टार्ट किया, तो उसका जो टेम्परेचर था आइस का -10 डिग्री, उससे बढ़ता 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 कहां तक आया, 0 डिग्री पर आया। अब 0 डिग्री पे जब वो पूरा आइस आ चुका है, अब हमने उसको और हीट दी, तो अब क्या होगा, वो आइस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे। तो यानी कि अब जो हम हीट दे रहे हैं बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पे, तो उसमें टेम्परेचर में उससे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सिर्फ अब क्या होगा, जो आइस था वो वाटर में धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक वो पूरा का पूरा आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। यानी कि वो आइस से किस में आ चुका है, लिक्विड में आ चुका है। उसने क्या कर दिया, अपनी फेज चेंज कर दी है। तो उस कंडीशन में, फेज चेंज वाली कंडीशन में जो हम उसे हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। अब जो लेटेंट हीट होती है भी 2 टाइप की होती है। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब कोई सब्सटेंस लिक्विड से वेपर में जाता है तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बात समझ में आती है? तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग कि लेटेंट हीट ऑफ क्या होती है। तो देखिए आप लोग इसे लिखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए बच्चों, लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड as the heat required to change the state of unit mass of a substance at constant temperature and constant pressure is called latent heat। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बात समझ में आती है? यानी कि किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज करने के लिए, यानी कि फेज को क्या बोल रहे हैं लोग यहाँ पे, स्टेट बोल रहे हैं। स्टेट चेंज करने के लिए, यूनिट मास का स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। जो प्रोसेस किसको होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर। अब ये 2 टाइप की होती है लेटेंट हीट। तो अगर मान लेते हैं, इसका फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, छोड़ो। अगर सपोज कीजिए ये किसके लिए डिफाइन है, यूनिट मास के लिए। यूनिट मास के लिए जो हीट दे रही है उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। अगर हमें सपोज कीजिए एम मास को कन्वर्ट करना या एम मास के लेटेंट हीट निकालनी, तो यूनिट मास के अगर मुझे लेटेंट हीट पता है, उसको एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे किसकी लेटेंट हीट मिल जाएगी, एम मास की लेटेंट हीट मिल जाएगी। तो मान लेते हैं लेट मास ऑफ substance is m, then latent heat। अगर कोई सब्सटेंस है जिसका मास m है तो उसकी लेटेंट हीट क्या हो जाएगी, फिर
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू, और इस लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है एल से। ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आया था, वेयर एल इज इक्वल टू लेटेंट हीट। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अगर आप बात करो तो, यूनिट कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, कैलोरी पर ग्राम या फिर जूल पर केजी, जूल पर ग्राम, जो भी आप बोलना चाहो। अब ये जो लेटेंट हीट होती है वो दो टाइप की होती है हमारे पास, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको लिखा जाता है LF से। लेटेंट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि जब हम किसी सब्सटेंस का जो फेज चेंज कर रहे हैं, उस फेज में अगर हम उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट प्रोवाइड की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाने, जैसे कि हम वाटर की बात करें तो आइस से वाटर में जब वो जाता है तो उस केस में हमें जो हीट प्रोवाइड करवानी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बात समझ में आती है? तो इसकी डेफिनेशन भी मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज द, यानी कि हीट रिक्वायर्ड, डायरेक्टली कहते हैं हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the state from solid to liquid of unit mass at their melting point। ठीक है, heat required to change the state from solid to liquid of unit mass at their melting point, उसके melting point, क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज जब पिघलना स्टार्ट करती है तो कौन सा टेम्परेचर होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग होता है। जैसे हम वाटर की बात करते हैं, वाटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री एट देयर मेल्टिंग पॉइंट, देन द हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, फॉर वाटर है ना, सबके अलग अलग होती है, लेकिन हमारे जनरली कौन सी काम आती है, वाटर वाली। तो मैं बात कर रहा हूँ फॉर वाटर। तो वाटर के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है उसकी वैल्यू गिवन है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये वाटर के लिए आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, वरना न्यूमेरिकल्स में कई बार गिवन भी होती है, कई बार गिवन नहीं होती, तो इसलिए आप लोग याद रख लीजिएगा। वाटर जैसे भी वाटर के लिए लिखिए, अगर कोई और सब्सटेंस होगा तो आपको गिवन होगी। तो वाटर के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। इसी तरीके से हम बात करते हैं, सिर्फ करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। latent heat of vaporization। इसे लिखा जा सकता है LV से। जैसे हमने इसके रेफरेंस लिखी वैसे इसमें लिखना। वेपराइजेशन का मतलब क्या, वो सॉलिड से सॉरी लिक्विड से किस में चला जाए, गैस में चला जाए। यहाँ पे क्या से कहां तक जा रहा था, सॉलिड टू लिक्विड में जा रहा था। अब वेपराइजेशन का मतलब क्या कि लिक्विड से गैस में चला जाए। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, आप स्टेट भी बोल सकते हो फिर फेज भी बोल सकते हो, फ्रॉम लिक्विड टू गैस of unit mass at their
बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी चीज आप वेपर में कब कन्वर्ट होती है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट पर, एट द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। और वाटर की बात करते हैं, फॉर वाटर, वाटर के लिए ये होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी समझाता हूँ, किसका एग्जांपल देते हैं, किसका एग्जांपल देते हैं, आसान सा, फिर हम कंबाइंड न्यूमेरिकल्स भी करने वाले। जैसे हमसे बोला जाए कि 100 ग्राम आइस है, 100 ग्राम आइस, कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करना है टू कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आइस है 100 ग्राम, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, वाटर में करना। तो देखो आइस भी क्या होती है, ये 0 डिग्री पे, ये भी आइस सब होते हैं एट, भूल जाओ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आइस है, और उसी आइस को मैं किसमें कन्वर्ट करना, 0 डिग्री पर वाटर में। तो हमें पता है कि अगर आइस को 0 डिग्री पर है, उसी को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो गया, फेज चेंज हो गया कि भाई वो सॉलिड से किसमें आ गया, लिक्विड में आ गया। तो फेज चेंज हो गया, तो हमें कौन सी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होगी। और आइस से वाटर में जाता है तो कौन सी हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो सिंपली हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एल वी, होगा कि नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारे पास। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम, कितना गिवन है, 100 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन कितना होता है, 80 होता है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8000 कैलोरी। इतनी हीट देनी होगी हमें। अगर हम इतनी हीट दे देंगे तो पूरी की पूरी आइस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। इसी तरीके से अगर मैं वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना चाहूं तो भी कर सकते हैं, वाटर टू वेपर में। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए 100 ग्राम की वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्ट इट इन वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देखो वापस से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर था, उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा डेल्टा की। तो m इंटू एल वी आई, मास कितना है, 100 ग्राम है, ये कितना होता है 540। तो आंसर कितना हो जाएगा 54000 कैलोरी। क्लियर है, इतना हमें कन्वर्ट करना है। तो इतनी हीट हमें, अब हम यानी कि इतनी हीट हमें प्रोवाइड कर पानी होगी। अब हमें इसके बाद कंबाइंड न्यूमेरिकल्स करने हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कंबाइंड न्यूमेरिकल्स आप लोगों को एक साथ करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब थ्योरी तो कंप्लीट हो ही चुकी है हमारी लगभग इस हीट वाले की। इसके बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना, तो इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। और एक और टॉपिक है इसमें फेज डायग्राम, कि जो भी फेज चेंज होती है तो किस टाइप से ग्राफ होता है हमारे पास, वो ग्राफ के बारे में हमें डिस्कशन